हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं और वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस में पढ़ते हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और में उन सभी के पास जीई में उन सभी के पास में ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, अगर हम हिंदी में कहें तो मानव अधिकार, लिंग और पर्यावरण वाला सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप सभी के पेपर में जो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम उन सभी क्वेश्चनों को बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये पेपर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है, देखो सबसे ज़्यादा बच्चे इस पेपर में फेल होते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को पूरा का पूरा पेपर में जो फॉर्मेट आता है, आपको मैं उस फॉर्मेट को समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप आप सब अच्छी तरीके से देखना और आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों फेल होते हैं और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं पूरी वीडियो तो बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूं और आप वो गलती कर दो लेकिन फिर भी फेल हो जाओ। क्या होता है कि आप इसके अंदर देखोगे मैंने यहाँ पर यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं और यूनिट वाइज आपके पेपर भी आते हैं। यूनिट वाइज का मतलब है कि हर यूनिट से आपको पेपर में एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें यूनिट्स का भी नहीं पता होगा क्योंकि बुक का अपॉइंटमेंट मिला नहीं होगा या बुक उनके पास पहुंची नहीं होगी, तो आपको चिंता नहीं करनी, आप इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करेंगे। और दूसरी बात, ज़्यादातर पेपर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको 4 यूनिट्स में, क्योंकि 4 यूनिट्स है तो इसको 4 यूनिट्स में आपके डिवाइड करके आता है। पहला जो आप सभी का यूनिट है इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो यूनिट है इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो तीसरा यूनिट रहेगा इसमें भी, जैसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अगले यूनिट में 2 पूछे जाएंगे, अगर इसमें 2 पूछे जाएंगे तो अगले यूनिट में 3 पूछे जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो और लास्ट में आप सभी का जो ये शॉर्ट नोट होगा ये आपके लास्ट वाली यूनिट्स के अंदर ही काउंट होता है। ये ध्यान रखना है आप सभी को ध्यान रखना है ये बात कि अगर पहले वाले में 3 पूछे जाते हैं तो इसमें 2 पूछे जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से 3 ना पूछकर आप 2 ना पूछ के आपसे डायरेक्टली कितने पूछे जाए, आपसे 3 पूछे जाए। तो एक यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये। हर यूनिट से पहले आपको एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है और फिर आप 5वां क्वेश्चन जो है आपकी इच्छा से आप किसी भी यूनिट से अटेंड कर सकते हो। बच्चे पेपर में क्या गलती करते हैं कि पहले 5 क्वेश्चन कराए या फिर उनको आगे की यूनिट से क्वेश्चन नहीं आते थे तो उन्होंने 2 क्वेश्चन इस यूनिट से उठा लिए, 2 क्वेश्चन इस यूनिट से उठा लिए, 1 क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया। लेकिन बच्चे ने गलती कर दी। आप मैक्सिमम एक यूनिट से, कोई भी एक यूनिट, चाहे वो पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, चौथी, उससे आपको क्या करना है, ओनली 2 क्वेश्चन करने एक ही यूनिट से। कोई सी भी यूनिट्स हो सकती है वो, और बाकी जो सभी यूनिट्स बच जाएंगी, जैसे पहले 2 क्वेश्चन मैंने ये सेकेंड यूनिट से कर लिए या आपने थर्ड यूनिट से कर लिए, किसी भी यूनिट से कर लिए, तो बाकी जो यूनिट जैसे सेकंड से किए तो ये यूनिट बच गई, ये यूनिट बच गई और ये यूनिट, तो इनसे भी एक एक क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 4 ही करने होंगे, फिर चारों यूनिट से एक एक करने होगा। अगर आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी को 5 क्वेश्चन होगा और जैसा मैंने पूरा फॉर्मेट बताया आपको उसी हिसाब से करना है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और स्पेशली मुझे उसके लिए वीडियो बनानी पड़ी तो मैं आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो। और बाकी इस वीडियो के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। बाकी अगर आपका तो आप अपना डाउट्स भी हमसे क्लियर करा सकते हो, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वर्ग, जाति, लिंग के अंतर संबंधों के विशेष संदर्भ में सामाजिक असमानता के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन ऐसा है, मोस्ट ऑफ टाइम क्या हो चुका है, ये रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट ऑफ टाइम इस यूनिट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप कह सकते हो। सबसे ज़्यादा बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन आप सभी के लिए। लेकिन इसके अंदर आपको क्लास के बारे में भी पढ़ना है, कास्ट के बारे में पढ़ना है और जेंडर के बारे में भी पढ़ना है। तो इन सबको ये क्वेश्चन आप सबसे लास्ट में अटेंड करें। लास्ट में का मतलब है अभी मैं आपको पहले जाति क्या होती है, वर्ग क्या होती है, एथिक्स क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में समझाऊंगा तो आप ऑटोमेटिकली इसको कर पाओगे। अगर आपको वही डाउट क्लियर नहीं है तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। आप कितना भी रट्टे लगा लो, आपसे ये क्वेश्चन पेपर से पहले आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कास्ट को समझने का प्रयास करेंगे। आपकी स्क्रीन पर कास्ट आ गया है कि कास्ट होता क्या है, पहले हम इसको देखेंगे और इसके बाद हम और चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे।
जैसे कास्ट यानी जाति, आप सभी जानते हो आप किसी न किसी एक जाति से संबंध रखते हैं, और जाति व्यवस्था जो है हमारे सामाजिक विभाजन या सामाजिक संगठन, इन दोनों का आधार है। सामाजिक संगठन का मतलब यह है कि जाति व्यवस्था हमें एकजुटता में बांटे भी रखती है, और इस जाति व्यवस्था के कारण ही हम कई बार अलग अलग वर्गों में या अलग अलग भागों में विभाजित भी दिखते हैं। मनुष्य के सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं को अगर हम गौर करें, यानी मनुष्य के हर एक जीवन के पहलुओं को गौर करें, तो वो जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है। अगर मनुष्य का समाज देखें तो वो जाति व्यवस्था होता है, अगर राजनीतिक व्यवस्था देखें तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत होता है, आर्थिक व्यवस्था देखें तो वो जाति के अकॉर्डिंग होता है, और सांस्कृतिक पहलू की बात करें तो भी वो जाति के अकॉर्डिंग होती है। होता है, मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पर हमको ये क्लियर करनी है कि सिंपली आपको ये बताया गया है इसके अंदर कि जो सामाजिक व्यवस्था है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक सोसाइटी में निवास करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, और उस सोसाइटी में हमारा पद जो है वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। हम उच्च पद पे रहेंगे, हम निम्न पद पे, समाज में हमारी पहचान है, सब ब्राह्मण है, उनको समाज में एक अलग ही हिसाब का दर्जा दिया जाता है। वहीं क्षत्रिय है कोई तो उसको अलग, हालांकि ये वर्ण है, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर, पंडितों के अंदर आप देखोगे कई सारी जातियां आती है, तो उनका शेष सभी जातियों से अधिक स्थान होता है। अगर हम शूद्र की बात करते हैं या शेड्यूल कास्ट की या शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, तो समाज में उनका एक अलग ही स्थान होता है। तो यहाँ पर समाज के अंतर्गत हम जाति व्यवस्था को देखते हैं कि जाति व्यवस्था समाज को हमारे कैटेगराइज करती है या समाज को पहचानने में हेल्प करती है। दूसरा राजनीतिक, जैसे हम एंशिएंट टाइम पे देखते थे कि ज़्यादातर राजनीति पर कंट्रोल ऐसे ही जाति या ऐसे वर्ग का होता था जो क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते थे। इसके बाद में आर्थिक व्यवस्था की बात करें हम, अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो समाज के अंदर जो अर्थव्यवस्था है, समाज के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो बेसिकली हमारी जाति के अकॉर्डिंग, जैसे आज के ज़माने में बहुत सारे ऑक्यूपेशन है वो जाति के अकॉर्डिंग ही हमें विभाजित किए गए हैं। जैसे कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, कोई सुनार है, कोई बनिया है, तो वो उनकी जातियों के आधार पर ही उसको क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। आप सभी को ध्यान रखना है। और ये जो जाति व्यवस्था है ये प्राचीन वर्ण व्यवस्था से ही निकली ही है। आप सभी को पता होना चाहिए वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण आपने क्लास 12th में पढ़ रखा होगा या छोटी क्लासेस में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर आपने फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री पढ़ी है तब भी आपने देखी होगी। भारत में कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हुई इस जाति से, और पिछले कई शताब्दियों से भारतीय समाज में इस जाति व्यवस्था के कारण जो है भारतीय समाज में या इन उपजातीय व्यवस्था के कारण भारतीय समाज के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव, बहुत ज़्यादा निम्न जातियों का शोषण जो है निरंतर बना रहा है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। स्पेशली हम देखेंगे जाति व्यवस्था की वजह से लोग अपने आप को संगठित तो कर पाए, लेकिन जाति व्यवस्था की वजह से जो है बड़ी जातियां छोटी जातियों का हमेशा क्या करती आई है, शोषण करती हुई आई है। ये आप सभी को याद रखना है। ये जाति व्यवस्था के ऊपर कई बार शॉर्ट नोट भी आता है, तो आप उस जगह भी इस जगह उसको देखेंगे। तो व्यापक दृष्टि से जाति व्यवस्था को अगर हम देखें तो 3 भागों में विभाजित करके दिया जा सकता है। पहले पर वे लोग आते हैं जो सामाजिक में पदस्थान की दृष्टि में सबसे ऊपर है, जिनके पास पावर है, विशेषाधिकार है और सारी की सारी जो है कंट्रोल उन्हीं के हाथ में आता है। दूसरे नंबर पे वे लोग आते हैं जो आजीविका पेशा लोग हैं, जो नॉर्मल काम करते हैं, जो ओबीसी में आते हैं, यानी पहले जनरल हो गए, फिर ओबीसी हो गए आप सभी के, और तीसरे पे आ जाते हैं निम्न वर्ग के लोग जिनकी सामाजिक हैसियत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसके अंदर आर्थिक संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण नहीं है। इसमें दलितों को और साथ ही साथ में SC STO को उसके अंतर्गत हम रखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो जाति है, जाति के बारे में जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन अलग से ही बनाया था, अलग से बनाया, नीचे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये वाले क्वेश्चन में आपको एक तो किसके बारे में एक्सप्लेन करना है, जाति। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको और प्यार से समझाने का प्रयास करता हूँ कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जाति, फिर लिंग और फिर यहाँ पर वर्ग भी लिखा था। इनके अंतर संबंधों के विशेष अंतर संबंध मतलब इनका समाज से क्या संबंध है। विशेष अंदर में सामाजिक असमानता, आपको पता है समाज में असमानता क्यों होती है, तो बोलोगे जाति व्यवस्था के कारण होती है, क्योंकि जाति व्यवस्था जितनी ज्यादा जटिल रहेगी समाज में भेदभाव उतना ज्यादा होगा। और ये कुछ पहलू हैं, जैसे समाज के अंदर हम देखते हैं कि एक क्लास बने हुए, वर्ग बने हुए, इस पे भी पेपर में क्वेश्चन कई बार शॉर्ट नोट पे आता है, इस पे भी आता है और आपको इस पे भी देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो पूछा ही जाएगा और ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जाएगा। तो वर्ग के बारे में अगर हम बात करते हैं कि समाज के अंदर वर्ग के बारे में कैसे पता चलता है, तो देखो अपने जातियों को विभाजित कर दिया, जातियों की उत्पत्ति भी हुई है
और जातियों के बारे में पता कैसे चलता है हमें, तो जब हम प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं या फिर प्राचीन कस्टम रीति रिवाजों को जब हम देखते हैं तो हमें जाति व्यवस्था का बोध होता है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार हुआ है तो भारत में जाति व्यवस्था जो है उसने अपना जो पैर है उसके पसारने की जगह वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसके बाद में भारत के अंदर अगर हम देखें तो भारत के अंदर भारतीय समाज में जाति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। अब पेपर में क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप सभी के कि भारत में जातियों का क्या प्रभाव पड़ा है। इसे यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बनाया भी गया है आगे मैंने कि भारत ने जाति को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई जाति व्यवस्था से कोई भी सामाजिक पहलू अछूत नहीं रहा है। हर एक व्यक्ति जो है किसी न किसी जाति से संबंध रखता था किसी न किसी समय पर। अब वो कह सकता है कि मैं किसी जाति से संबंध नहीं रखता, हम जात पात को नहीं मानते, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सामाजिक विन्यास पहले का या सामाजिक जो विभाजन था पहले का वो केवल और केवल इसी ही आधार पे होता था कि कौन सा व्यक्ति किस बड़ी जाति से संबंध रखता है किससे नहीं रखता। उच्च वर्ग में कौन कौन आते थे, पहले ब्राह्मण आते थे फिर क्षत्रिय आते थे और तथा उसके बाद में जो है दलित जातियों को सबसे निचले स्थान पर पायदान पर रखा गया था और उनके लिए कुछ खास आजीविका निर्धारण कर दी गई थी जिनके बिहाव पर ही उनको क्या करना था, अपनी जो है जीवन रेखा या फिर हम कह सकते हैं अपनी आजीविका चलानी थी। उनकी स्थिति अगर हम देखें जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे इनकी तुलना में काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी कमज़ोर थी और लगातार निरंतर उनका शोषण होता रहा और यही रीज़न है कि वो वर्ग जो है काफ़ी पिछड़ गया है और जिस वजह से आज वर्तमान समय में इन्हें एक पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। जाति व्यवस्था लोगों की मानसिकता पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालती है। आज के ज़माने में अगर हम देखते हैं जाति व्यवस्था का प्रभाव मानसिकता पर लोगों को दिखाने के लिए भी दर्शाया जाता है और ये जाति व्यवस्था ऐसी है ये एक कीड़े की तरह है जिसे व्यक्ति खुद ही छोड़ना नहीं चाहता, यानी व्यक्ति खुद ही अपने अंदर परिवर्तन लाना नहीं चाहता। आज के समय में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी शादी या फिर अपने रीति रिवाज या फिर अपने परंपरा के नाम पर इन जाति व्यवस्था का जो बोझ है या समाज में होने वाले जो शोषण है इसको बढ़ावा देने में इनकी बहुत हद तक भूमिका रह जाती है। ये आप सभी को याद रखना है। जाति केवल और केवल उच्च वर्ग के द्वारा बनाई गई है ताकि समाज में हर एक कार्य को विभाजित किया जा सके। देखो इसका एक फायदा तो ये दिखता है कि समाज में हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई अपनी आजीविका का सोर्स मिला है, परंतु जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है उच्च जाति के द्वारा वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि किसी भी एक अच्छे समाज के अंदर निम्न जाति के जो लोग हैं उनको हमेशा हम क्या करते हैं अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने देश के अंदर चाहते हैं कि कभी भी विकास हो तो हम केवल शहरों का विकास करके हम विकास नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, हमें ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर दलित शोषित समुदाय है वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ उनके लिए कार्य अवश्य ही करने पड़ेंगे। ऐसे ही अब लिंग के बारे में क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आता है तो अब लिंग के बारे में भी क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम और चीज़ों के बारे में जब हम फिर कास्ट के बारे में बात कर ली, लिंग के बारे में बात करते हैं। अब फिर इसके बाद में वर्ग के बारे में भी बात करेंगे। देखो लिंग क्या है तो आप सभी जानते हो कि ये एक क्या है कि बायोलॉजिकल या फिर मैं कहूँ आपको आनुवांशिक भिन्नता है जो महिलाओं और पुरुषों को जिस हिसाब से हम बांट देते हैं। लेकिन लिंग या जेंडर जिसे बोलते हैं केवल और केवल ये हमें फिजिकली रूप से बांटने के लिए नहीं है, बल्कि आज के ज़माने में जो ये शब्द है ये बहुत हद तक हमें पुरुष और महिलाओं के बीच में जो भेदभाव होता है उसको भी दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिंग एक महत्वपूर्ण सामाजिक शास्त्रीय रचना जिसका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है। आज विश्व की आधी संख्या जो बात करें वो महिलाएं हैं, पहले भी थी अब और अब भी है। आधी संख्या जो है वो फीमेल है और विश्व के आधे जो संख्या है वो क्या है, मेल है। अगर हम देखें तो इन मेल और फीमेल आधी संख्या है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं चाहे भारतीय समाज की बात करें, चाहे यूरोपीय समाज की बात करें, चाहे अमेरिकी समाज की बात करें या विश्व के किसी भी इलाके की, तो सभी जगह हमको एक बात दिखती है कि भाई हर जगह पर वहाँ पर महिलाओं का जो शोषण था वो किया जाता था, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता था। महिलाओं के लिए कोई भी उस समय नारीवादी विचारक नहीं थी। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, नारीवादी हम कहते किसको है? तो नारीवादी ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है, इसमें महिलाएं व पुरुष दोनों शामिल होते हैं। ऐसे लोग जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, नारीवादी कहते हैं। विशेषकर पुरुष आजकल हम देखते हैं कि हर समाज में अपना डोमिनेट रखते हैं और पहले भी रखते थे और पहले तो ज़्यादा होता था, इसीलिए वो समाज जिसमें महिलाओं को पुरुषों द्वारा शोषण किया जाता था
पुरुष ही प्रधान होता था, पुरुष के ही सारे निर्णय महिलाओं को मानने पड़ते थे। तो ऐसे समाज को, ऐसी विचारधारा को हम प्रीतसत्ता कहते हैं। ये भी आप लोगों के लिए आगे क्वेश्चन में बनेगा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब ये लिंग निर्धारण के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, हम भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर स्त्री है तो वो जैविक धारणा के कारण महिला है और वो केवल घरेलू कार्य करेगी, उसे बाहर जाने का ज़्यादा अधिकार नहीं होगा। पुरुष जो है वो पूरी तरीके से उस पर अपना कंट्रोल रखते हैं, चाहे वो घर के पिता हो सकते हैं, घर के पति हो सकते हैं, घर के पुत्र हो सकते हैं। महिलाएं केवल उस घर के अंतर्गत अपनी जो है घरेलू कार्य पद्धति में या फिर बच्चों के लालन पालन में ही अपनी भूमिका को स्पष्ट करती है। पुरुष हर समाज में महिलाओं को घर के अंदर कैद रखना चाहते हैं, लेकिन आज के समय में जैसे प्रगतिशील समय चल रहा है, आज के समय में देखते हैं महिलाएं जो है, चाहे वो क्लास 12 के अंदर बात करें, आईएएस के अंदर बात करें, सीजीएल के अंदर बात करें, या आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो उसके अंदर हम देखते हैं जो लड़कियां हैं, जो फीमेल्स हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। और इवन दैट कई अगर रेशियो के हिसाब से बात करें तो वो लड़कों से, मेलों से, पुरुषों से उनकी तुलना में अत्यधिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग निर्धारण हमारी असमानता को कैसे बढ़ाता है। असमानता को ये इस प्रकार से बढ़ाता है कि कई बार हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो पुरुष है वो ना केवल समाज के अंदर असमानता को बढ़ावा देते हैं, ऐसी क्लास के बारे में बताया गया है, ऐसी वर्ग के बारे में भी बताया गया है कि वर्ग, हालांकि वर्ग अगर आज देखोगे आप तो वर्ग होता क्या है, तो वर्ग आज के समय में समाज के अंदर एक कैटेगराइज करने का तरीका है कि ये उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, ये निचली कास्ट का है। इसी प्रकार से वर्ग है जिसमें हम बेसिकली धन संपत्ति को मुख्य मुद्दा मानते हैं। निर्जातीय भी डिस्कस करना है, लेकिन पहले हम वर्ग को डिस्कस करेंगे। देखो वर्ग होता क्या है, इसके अंदर हम क्लास देखते हैं। क्लास के अंदर एक क्लास होता है जो अमीर होता है, एक क्लास क्या होता है, अमीर होता है, और एक क्लास कैसा होता है, जो क्या होता है, गरीब होता है। कैसा होता है, गरीब होता है। एक क्लास कैसा होता है, गरीब होता है। तो अमीर के द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है, और ये बेसिकली वर्ग का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो मार्क्सवादी व्याख्या की गई है, जो मार्क्सवादी सिद्धांत दिया गया है, तो उसमें बताया गया है कि जहाँ पर भी पूंजीवादी समाज होगा, जहाँ पर भी पूंजीवादी शासन व्यवस्था होगी, वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि दो वर्ग निकल के आते हैं। पहला एक वर्ग जो उत्पादन पर अपना नियंत्रण रखता है, और दूसरा वो व्यक्ति जो उत्पादन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मालिक होता है, वो अमीर होता है, और दूसरा जो गरीब होता है, जो वस्तुओं का उत्पादन करता है। और इस तरीके से अमीरों के द्वारा, क्योंकि उनके पास में संसाधनों पर सभी पर नियंत्रण है, तो वो गरीबों का शोषण करते हैं। गरीबों के पास में अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई सोर्स नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो गरीब है वो गरीब जो है वो अमीरों के अधीन ही कार्य करती है। ये आप सभी को ध्यान रखना है कि मार्क्सवादी का विश्लेषण के अनुसार वर्ग एक ऐसे लोगों का समूह है जो किसी खास उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत अपनी एक जैसी स्थिति की पहचान के लिए जाने आते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक क्लास होगा तो एक वर्ग होगा जिसमें मजदूर होंगे, केवल एक ऐसा क्लास होगा एक जिसमें केवल अमीर होंगे। तो हम यहाँ पर कुल मिला के ये बात कह सकते हैं कि भाई जीवन निर्वाह के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है, और कार्य करने के हिसाब से ही उसके क्लास को उसकी इनकम के आधार पर बांट दिया जाता है कि वो किस क्लास के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया। जैसे लेनिन थे, इन्होंने परिभाषित किया है कि लोगों की ऐसे बड़े समूह के रूप में कहा है वर्ग को, जो एक वर्ग से दूसरे वर्ग अलग होते हैं, या एक तरीके से दूसरे लोग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ग भी है। इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर कि क्लास जो होता है ये भी क्या करता है, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो असमानता को बढ़ावा देता है। तो ये तीनों के तीनों डाउट आपको पहले एक्सप्लेन करना था, और फिर आपको ये बताना था इसके अंदर कि असमानता को कैसे बढ़ाते हैं। आपको पता है जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो जब महिलाओं की बातों को सामने निकाल के रखते हैं, तब पता चलता है कि यार महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को तो समाज के अंदर अपने हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। तब हम देखते हैं कि महिलाओं को अपने हिसाब से शादी करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को अपने हिसाब से कहीं आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट हैं, इन तीनों की वजह से समाज में क्या होता है, भेदभाव होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सामाजिक संगठन की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अंतर संबंध में मुख्य महत्व की विश्लेषण कीजिए।
भारत में सामाजिक संगठन कहते हैं किसको है? सबसे पहले आप ये समझो, जो समाज के अंदर लोगों को संगठित करके रखता है। तो अभी आप बोलोगे कि जैसे भी जाति संगठित करके रखता है, लिंग संगठित करके रखता है, या फिर हमारी जातियां करती है, वर्ग करती हैं, तो इनके बीच में क्या क्या संबंध है और क्यों संबंध जरूरी है, आप सभी को ये एक्सप्लेन करना है। देखो ऊपर क्वेश्चन जो पूछा गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इतू सा भी कभी फर्क नहीं है, बट यहाँ पर आपसे पूछने का तरीका देखो कितना अलग होता है। बस यहाँ पर थोड़ी सी आलोचनात्मक थी, तो थोड़ी सी आलोचना भी करनी थी आपको, और बाकी नहीं तो क्या करना था, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्जातीयता यानी एथिक्स का वर्णन करना है। पहली बात तो निर्जातीय कहते हैं किसको है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। निर्जातीय हम समाज के उस एक वर्ग को कहते हैं जो अपनी खास कार्य पद्धति से या अपनी खास संस्कृति के कारण किसी एक क्षेत्र में उसका बहुत ज्यादा क्या होता है, चर्चित होते हैं, वो वहाँ पर उनकी पहचान ही होती है, उनकी भाषा हो सकती है, उनकी संस्कृति हो सकती है, या उनकी कार्य पद्धति हो सकती है। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, निर्जातीयता कहते हैं। जैसे जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग रहना चाहते हैं, अपने कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को निर्जातीयता कहा जाता है। तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा निर्जातीय आंदोलन है, चाहे वो असम के अंदर हुए निर्जातीय आंदोलन है, चाहे वो आप सभी को पता है कि मिजोरम के अंदर हुए आंदोलन है, पंजाब के अंदर हुए, है ना। तो ऐसे अलग अलग स्टेट जो है वहां पर क्या हुए हैं, कुछ ना कुछ आंदोलन हुए हैं। तो आपको इन सभी के बारे में आपको इसके अंदर वर्णन करना है। अगर आप निर्जातीयता बाय सोल सॉल्यूशन सर्च करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर, प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिंक पर शॉर्ट नोट लीजिए। मैंने आपको जो चीजें समझाई है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो पेपर में आप सभी के फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो ऊपर जो अभी मैंने 4 क्वेश्चन समझाए हैं, तो उन चारों में से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आ गया। दूसरा क्वेश्चन कंफर्म करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो। आपसे पेपर में पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण होता क्या है, तो आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा। देन सेकंड चीज आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये डिफाइन करना होगा कि वैश्वीकरण ने जो है किस प्रकार से श्रमिकों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर, और एक और याद रखना आप सभी को, दलितों पर, इन सभी पर अपना क्या प्रभाव, दलितों पर क्या प्रभाव डाला है। ये क्वेश्चन आपसे मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूं, और ये डायरेक्टली आपसे ऐसे कई बार ना पूछकर आपसे पेपर में क्वेश्चन देखो यही आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे गारंटी है, 101% गारंटी है, 100 से भी ज्यादा गारंटी है आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो वैश्वीकरण को लेकर ही बनेगा, और उस पर इन 5 में से किसी एक पर प्रभाव पूछे जाएंगे। या तो सिंपल पूछा जाएगा या इसकी आलोचना पूछी जाएगी, इसकी आपको बुराइयां बताना होगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। जैसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भाई वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, और वैश्वीकरण के अंदर आपको यहाँ पर श्रमिकों के बारे में देखो ये बता रखा है, और किसानों पर इसके बताने, आपको प्रभाव बताने। दूसरा कई बार आपका असंगठित श्रमिक का मतलब है श्रमिकों से, और साथ ही साथ में इनकी विशेष संदर्भ में, और साथ ही साथ में जो विलिंग वर्ग है, विलिंग वर्ग का मतलब यहाँ पर किससे है, दलितों से। तो दलितों इन दोनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है आप सभी को ये बताना है, आप सभी को याद रखना है। और यहाँ पर इसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दलितों पर, किसानों पर और महिलाओं पर, इन सभी पर जो है वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए। तो यहाँ पर अब हम प्रभाव की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, आपको ये भी डिस्कस करा दिया गया है। एथिक्स के बारे में बता दिया गया है, तो आप एथिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पक्का पढ़ के जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां से भी आता है। अब ये क्वेश्चन है तो बहुत आसानी, क्योंकि वैश्वीकरण कोई नई चीज नहीं है। वैश्वीकरण आप सबको पता है कि वैश्वीकरण को बेसिकली हम प्रवाह के रूप में देखते हैं। अगर वैश्वीकरण आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं 3 लाख से प्लस व्यूज है, पार्ट 1 देखना आप इसके अंदर, और कई वीडियोस में हमने और भी वैश्वीकरण की वीडियोस डाल रखी है जिसमें 1-1 लाख व्यूज आराम से गई है। तो आप लोगों को पहले करना क्या है, वैश्वीकरण होता क्या है, पहले आपको यही समझना है। तो वैश्वीकरण एक ऐसे प्रभाव को कहा जाता है जिसमें स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देश में ज्ञान, पूंजी, संचार, इन सभी का आदान प्रदान होता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम वैश्वीकरण, ये आप सभी को याद रखना है कि ज्ञान, पूंजी, इसके बाद में तकनीक और वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर आदान प्रदान क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे यहाँ पर तो जो आपकी बुक है इसमें तो गलत लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे वैश्वीकरण जो है, जो वैश्वीकरण है इसके अंदर आप देखोगे इसे इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्लोबल जमा लाइजेशन। ऐसे ही आपसे पेपर में वैश्वीकरण शब्द ना इस्तेमाल कर वो पूछेगा भूमंडलीकरण,
भूमंडलीकरण, तो दोनों तीनों एक ही बात है। ग्लोबलाइजेशन आ जाए तो भी, वैश्वीकरण आ जाए तब भी, और भूमंडलीकरण आ जाए तब भी। इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लेना हिंदी वाले बच्चों, क्योंकि हिंदी में बहुत बार क्वेश्चन घुमाए रहते हैं। तो वैश्वीकरण पर आपको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कोई नई चीज तो है नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वैश्वीकरण जो है 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, इसके बाद ये दुनिया में काफी तेजी से भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण का प्रचार प्रसार हुआ। हर एक देश वो मदद के लिए या फिर अपने देश के विकास के लिए केवल और केवल अमेरिका की तरफ झुकने लगी थी। और इस वजह से क्या था कि हम देखते हैं कि इस वजह से वैश्वीकरण का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होने लगा, वैश्वीकरण काफी ज्यादा बढ़ने लगा, इनोग्रेट होने लगा। और वैश्वीकरण भारत ने भी, आप सभी देखोगे कि उसके लिए लाइसेंस प्रथा जो है वो समाप्त कर दी भारत ने। भारत के अंदर और भी बहुत सारी क्रियाविधि हुई है। जैसे पहले ये अधिकार नहीं था कि आप 100% अपना पूरा जो मालिकाना हक है, आप विदेशी भी हो तब भी किसी फर्म पे या फैक्ट्री पे कर सकते हो, परंतु वैश्वीकरण अपनाने के बाद में ये भी कर दिया गया। और वैश्वीकरण को अपनाते समय हमने देखा कि WTO की हमने सारी की सारी शर्तें जो थी उसको भी स्वीकार कर ली। लेकिन वैश्वीकरण का मतलब है वैश्विक व्यापार में वृद्धि होना। तो वैश्विक व्यापार भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, प्राचीन काल से ही यूनानी है ना, इसके अलावा हम देखेंगे रोमन, इसके अलावा हम बात करेंगे मिस्र, ऐसी सभ्यताओं से, हमारे मेसोपोटामिया हो गया, ऐसी सभ्यताओं से लगातार हमारे व्यापार जो थे वो होते रहते थे। ये आप सभी को याद रखना है, इन सभी से हमारे व्यापार होते रहते थे। तो वैश्वीकरण आखिर है कि आपको ये क्लियर हो गया। अब वैश्वीकरण पर जो है श्रमिकों पर क्या क्या प्रभाव पड़े, तो श्रमिकों पर बहुत ज्यादा अच्छे भी प्रभाव पड़े और बुरे भी। बुरे प्रभाव इसलिए पड़े ताकि हम देखते हैं कि एक रोजगार की बात होती है, तो श्रमिकों के लिए पहली बात तो रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का जोर सोर्स जो है वो बढ़ गया, तो वहीं एम्प्लॉयमेंट जो है वो घटती भी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में जो ज़्यादातर लोग थे या तो कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, या छोटा मोटा कोई भी कार्य किया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में वैश्वीकरण के युग के अंदर अलग अलग प्रकार के नए नए ऑक्यूपेशन उभर के सामने आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मॉल्स के अंदर जो है कोई ना कोई काम कर रहा है। मॉल्स को अगर हम एक तरफ एलिमिनेट करें तो विदेशी बहुत सारी कंपनी हमारे देश के अंदर आ रही है, जिसमें श्रमिकों का क्या किया जा रहा है, उसके अंदर भी जॉब मिल रही है, चाहे वो MNC हो या नॉर्मल कंपनीज हो। इसके बाद में आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो वैश्वीकरण है इसने मजदूरों पर एक बुरा प्रभाव डाला तो अच्छा प्रभाव भी डाला, कि भाई रोजगार के अवसर जो उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन पुराने जो रोजगार थे उनके पारंपरिक या फिर जो जिनको वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे वो उनको छोड़ना पड़ रहा है, उन्हें अब विकसित देशों में आना पड़ रहा है, या फिर जो विकसित थोड़े क्षेत्र हैं नगर वगैरह के, वहां पर उनको आना पड़ रहा है। दूसरी बात, मजदूरों के लिए पहले क्या होता था कि वैश्वीकरण से पहले हम देखते हैं कि मजदूरों के लिए कोई समय निर्धारण नहीं था। आपको एक टास्क दिया गया है, काम दिया गया है, आपका जब तक वो टास्क या काम खत्म नहीं होगा तब तक आपको काम लगातार करते रहना होता था। तो यहाँ पर मजदूरों के लिए काम समय अवधि जो है वो निर्धारण कर दी गई है। एक फायदा ये हुआ है, मजदूरों के लिए कुछ एक्स्ट्रा बीमा की या फिर उनके लिए प्रॉफिट फंड की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। और ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है? ये वैश्वीकरण के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। वैश्वीकरण के थ्रू आज के ज़माने में एक ट्रेडर अपने वस्तु को ना केवल अपने देश में, अपने क्षेत्र में, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या कर सकता है? बेच सकता है। ये भी आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखते हैं। इसके अलावा मजदूरों का जो है शिक्षण भी हुआ है। पहले मजदूर नॉर्मल मजदूरी करते थे, लेकिन आज के ज़माने में मजदूरों को बाकायदा सिखाया जाता है कैसे क्या चीज़ें होंगी, कैसे चलाई जाएंगी, कैसे सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। ये सारी सारी तो मजदूरों का क्या होता है, यहाँ पर हम प्रशिक्षण की भी हम बात करते हैं। अब भाई वैश्वीकरण ने किसानों को कैसे बदल दिया है, किसानों के प्रभाव को कैसे बदल दिया है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो किसानों की बात करें तो किसान पहले भी खेती करते थे, आज भी खेती करते हैं, लेकिन पहले किसानों की संख्या जो थी वो अधिक थी। लेकिन आज के समय में जो किसानों की संख्या है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। अब बहुत ही ज़्यादा किसानों की जो संख्या है वो कम होने का रीज़न क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारे किसानों की स्थिति जो है वो नीचे होती जा रही है, किसानों को खेती बाड़ी से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। साथ ही साथ में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है जब किसान, तो वो मशीनें कई मजदूरों का काम खुद कर दे रही है। जैसे ट्रैक्टर आ रहा है या और चीज़ें आ रही हैं, तो उससे किसानों को अपनी जॉब खोनी पड़ रही है और लोगों को मजबूरन शहरों में आकर मजदूरी करना पड़ रहा है, क्योंकि किसान जो है वो आजकल अपनी फसल से इतनी अच्छी पैदावार नहीं कर पा रहा बिना खाद, यूरिया या इन सब चीज़ों का प्रयोग करके, और जिससे अलग अलग प्रकार को, आपको पता है कि ज़मीन की जो उर्वरा क्षमता है वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। एक सेकेंड वेट करेंगे, पानी पी रहा हूँ, मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ।
चलिए, तो वैश्वीकरण ने आज किसानों को फायदा भी पहुंचा है। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छे भी होते हैं और एक बुरे भी होते हैं। आज के जमाने में जो हमारा जो मजदूर है वो पहले, किसान जो है वो पहले क्यों उसके जो फसल अच्छी नहीं होती थी, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फसलों को कब बोना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता जा रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्या पता चलता जा रहा है, पता चलता जा रहा है। और साथ ही साथ में ऐसे विकसित देशों के अंदर कैसे कृषि व्यवस्था जो है वो खत्म ना हो, उसकी सरकारें वहाँ पर सब्सिडी अपने मजदूरों को, किसानों को देती है। तो उस प्रकार की सब्सिडी भारत की सरकारों ने भी किसानों के लिए शुरू करी है, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन किसान तो सरकार की नीतियों से ज़्यादातर खुश नहीं है। तो ये प्रभाव है। दलितों के बारे में बात करें तो दलितों पे एक अच्छे प्रभाव पड़े। इनको शिक्षा में पहले अधिकार नहीं था, तो वैश्वीकरण के कारण इन्हें काफी हद तक बराबरी का अधिकार मिला है। आज के जमाने में ये ना केवल शिक्षा ग्रहण कर पा रहे बल्कि compete भी कर पा रहे। दूसरी बात, दलितों की एक अपनी खास पहचान हुआ करती थी। पहले कुछ कार्यों के लिए जिम्मेदार माने जाते थे, लेकिन आज के ज़माने में जो है दलित जो है वो अपनी उन पहचानों को भुलाते जा रहे हैं। या फिर हमारे समाज में कई सारे ऐसे कार्य थे जो दलित ही किया करते थे, उन सभी कार्यों को आज के ज़माने में हम बात करें तो दलितों को छोड़ना पड़ रहा है और दूसरे लोग काम कर रहे हैं। तो इससे सामाजिक जो पहले का समाज था वो काफ़ी असंतुलित होता जा रहा है। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में दलित जो है इनको शिक्षा पे तो प्रभाव अच्छा पड़ रहा है, यानी रोजगार के क्षेत्रों में, सरकारी नौकरियों में, या फिर इनका सशक्तिकरण की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सशक्त भी हुए हैं। ये ध्यान रखना आप सभी को। सामाजिक जो भेदभाव था वो कम होना शुरू हो गया है। आदिवासियों की भी बात करें तो आदिवासी भी है ऐसी। आदिवासियों के ऊपर पहले बहुत सारे प्रेशर थे। आदिवासी क्या करते थे, अपने जो परंपरागत स्रोत थे इनकम के, उन्हीं इनकम के जो स्रोत थे उनके ऊपर ही निर्भर थे, उन सभी पर ही केवल कार्य किया करते थे और साथ ही साथ में अपनी पहचान उसी को मानते थे। लेकिन आज के ज़माने में वैश्वीकरण के आने से आदिवासी अपनी उन पहचानों को बदलते जा रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उन परिवर्तन को वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते वो अपनी जाति व्यवस्था या जो भी उनकी संस्कृति है उसको छोड़ें। लेकिन कई बारी आज के ज़माने में ये जो आदिवासी है, जैसे जंगलों के आसपास रहा करते थे, तो इनकी पूरी तरीके से जीविका का जो सोर्स था वो जंगल ही था। लेकिन आज के ज़माने में जंगलों को सरकार के द्वारा काटा जा रहा है, वहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं लाई जा रही हैं। तो इन परियोजनाओं का जो लाभ है वो आदिवासियों को नहीं मिल रहा है इतना जितना वो पूरी तरीके से पहले यूज़ किया करते थे। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। कर्ज, बेरोजगारी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं इनके साथ भी निकल के आ रही है। महिलाओं पर सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, वैश्वीकरण के युग में महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण के युग में महिलाओं पर बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं, आप सभी को याद रखना है। सबसे पहली बात तो महिलाओं का जो आर्थिक शोषण है, महिलाओं का जो है जो शारीरिक शोषण जो है, ये काफी ज्यादा इसमें क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। क्योंकि महिलाएं पहले क्या करती थी, केवल अपने घर में ही कार्य करती थी, लेकिन आज के जमाने में महिलाओं को अपने घर के बाहर जाकर काम करना पड़ता है। वहाँ पर कई बारी जो है वर्क प्लेस पे इनके साथ में सेक्सुअली हरासमेंट होते हैं। इसके अलावा महिलाओं के ऊपर, जैसे आज के आपने देखा भी हैगा कि महिलाओं को अगर अपनी लिबर्टी, अपनी स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, लेकिन आज के ज़माने में महिलाओं को एक डमी के रूप में पेश किया जाता है। अगर कोई भी एक ऐड आता है, बढ़िया तरीके का ऐड आता है, जिसके अंदर चाहे सेंट का ऐड हो या और चीज़ों का ऐड हो, उसमें महिलाओं को काफ़ी इस तरीके से दिखाया जाता है कि भाई आकर्षक होंगी, ये वो है। तो महिलाओं की छवि जो है वो कितनी खराब कर दी गई है। इसके अलावा महिलाओं को केवल एक डमी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आजकल के ज़माने में कोई भी अगर अपने ब्रांड की अगर वो करवाना चाहता है, ज़्यादा वैल्यू बढ़वाना चाहता है, तो वो ज़्यादातर महिलाओं से ऐड करवाते हैं, तो इनको एक वस्तु के रूप में समझा जाता है। इसके अलावा आज भी महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं, बच्चों का लालन पालन करती है। इसके अलावा उसे बाहर जाकर काम करना पड़ता है। तो महिलाओं का बोझ जो है कार्य का वो बड़ा है। आज के ज़माने में पुरुष जो है, इस वजह से पहले क्या था कि पहले घर की पूरी जिम्मेदारी पुरुषों पे होती थी, तो पुरुष भी निठल्ले नहीं घुमा करते थे। लेकिन आज के ज़माने में पुरुष भी बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल अपनी ही बारे में सोचते, अपनी फैमिली के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते। तो महिलाओं पर भी इसका बुरा प्रभाव भी पड़ा है और अच्छा भी पड़ा है। देखो, मैं एक चीज़ और आप सभी से कहना चाहूँगा, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आप सभी के लिए। वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो जो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है ना उसको डीप से एक्सेस कर सकते हो। मैंने अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो आपसे सेकंड यूनिट जो क्वेश्चन आएगा, यूनिट नहीं है, सेकंड क्वेश्चन जो आएगा ये आप यहाँ से बिल्कुल कर लोगे।
इसके बाद में जो आपका अगली यूनिट जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती है, मानवाधिकार से, यहाँ से सॉरी यहीं से शुरू होगी, यहीं से शुरू होगी, जिसमें मानवाधिकार के बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ बताया गया है कि मानवाधिकार होते क्या है, मानवाधिकार हम कहते हैं किसको है। तो मानवाधिकार किन अधिकारों को कहा जाता है। अब मानवाधिकार से क्या समझते हैं, तो मानवाधिकार ऐसे अधिकारों को कहा जाता है जिन्हें मनुष्य को मानव होने के नाते वो अधिकार क्या है, प्राप्त है। मनुष्य को किस वजह से प्राप्त है, मानव होने के नाते। किसके नाते, मानव होने के नाते। ये यूएनओ की परिभाषा है। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि मानवाधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिसमें मनुष्य को जीवित रहने के लिए वो अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें मानवाधिकार की सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का आपको वर्णन करना है। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का मतलब समझते हो आप लोग, नहीं समझते, हम समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पूरा कवर किया जाएगा, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। जैसे मानव अधिकारों की सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली आपको दो चीज़ों के बारे में आपको मेनली एक्सप्लेन करना होगा। इसमें मानवाधिकार की एक तो उदारवादी परिप्रेक्ष्य और मानवाधिकार का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। आप चाहो तो गांधीवादी परिप्रेक्ष्य भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। मानवाधिकार जो है उदारवादियों के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। अगर हमारे पास में अधिकार नहीं होंगे तो उन अधिकारों के बगैर हम अच्छे जीवन नहीं जी पाएंगे, सरकार की तानाशाही का हम विरोध नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने शोषण के विरुद्ध में आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। तो मानवाधिकार जो है बहुत ज़रूरी है मनुष्य के विकास के लिए, उदारवादियों का कहना है। जबकि अगर हम बात करें मनुष्य जो मार्क्सवादी है उनका कहना है कि मानव अधिकार जो है ये केवल और केवल इसलिए बनाए गए हैं ताकि मनुष्य जो है वो उसके ऊपर हमेशा शोषण की प्रक्रिया बनी रहे और जो अमीर लोग हैं वो हमेशा उन पर शासन करें और गरीब लोग का जब भी इसका विरोध किया जाए तो उनको उनके अधिकारों की सीमा बता दी जाए कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता। दूसरी बात, इन मानव अधिकारों को देखकर वह क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम इनके अधिकारों को इनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से उपयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर अधिकार जो है इसकी कई सारी धारणाएं, जैसे प्राकृतिक अधिकारों की धारणा है जिसमें आपको पता है संपत्ति, इसके अलावा जीवन जीना, इसके अलावा स्वतंत्रता, ये तीन मेनली अधिकार आप सभी के इसके अंतर्गत आते हैं जिसमें एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार होता है। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको जो जो क्वेश्चन बोलूँगा इंपॉर्टेंट है। ऊपर के दोनों क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, उसके बगैर क्वेश्चन बनेगा नहीं। आपको अगली बात ये क्वेश्चन करना है, देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन बनाए हैं, वो सारे क्वेश्चन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं लेकिन जो स्पेशल बताए जाएंगे स्पेशल वो भी करना है। कल को ये कहे कि सर जी बात नहीं बनी, तो इस पूरी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उसमें तो बात बननी जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा करना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा भी रखा है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस थोड़ा ही करूँगा। यहाँ पर आपको मानवाधिकारों की उत्पत्ति के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में वर्णन करना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि मानवाधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति आपको इसके अंदर बताना है, फ्रांसीसी क्रांति, फिर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, फिर इसके बाद में आपका अमेरिका की क्रांति और फिर भारत के अंदर जो अपने देश का भी आप कहना चाहो तो अपने देश का भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो मानवाधिकार की ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुई है इसके बारे में मैंने वीडियोस बना भी रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अंदर आपको बेसिकली इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना है जो कि मैंने बताया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया जा चुका है लेकिन फिर भी बताते हैं। देखो क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार आयोग जो है उसका ना, यूनाइटेड नेशन, फिर इसके बाद में सिटीजन फॉर ह्यूमन राइट कमीशन, कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UNCR, एक है UNHRC। ये जो है ये वाली जो पहली वाली जो ऊपर लिखा हुआ है ये किसके लिए है, ये वाला आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर ये आपको लिखना, ये एक संस्था होती है जो रिफ्यूजीज के लिए वर्क करती है। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, शरणार्थियों के लिए कार्य करती है। दूसरी बात आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो UNHRC के बारे में पूछा जाएगा जिसमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ये बेसिकली क्या करती है, ये इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकारों का वायलेंस होता है, हथियारों का हनन होता है, तो हथियार कह रहा हूँ, मानवाधिकारों के हनन होता है उसके बारे में आपको बताती है कि किस तरीके से हम अपने अधिकारों से लड़ सकते हैं, या देशों की मॉनिटरिंग करती है कि किस देश के अंदर जनता को कितना ज़्यादा अधिकार मिल रहा है, कितना अधिकार नहीं मिल रहा। एक सेकेंड, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि मार्शल का नागरिक सिद्धांत, ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन अलग से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, आप अलग से इसको देखना, ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है
मानव अधिकार और नागरिक अधिकारों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेसिक से अंतर है, मैं आपको बता देता हूँ। मानव अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो मनुष्य होने के नाते मनुष्य को प्राप्त होते हैं। नागरिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी सरकार द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। मानव अधिकार को हम यूनिवर्सल राइट्स के रूप में देख सकते हैं, यानी विश्व के अंदर सभी देशों के अंदर ये अधिकार जो होंगे वो एक जैसे होंगे। और वही नागरिक अधिकार की बात करें तो अलग अलग देशों में नागरिक अधिकार अलग अलग होते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं वो अपने नागरिकों को अलग अलग प्रकार के अधिकार देती है। अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो है भारत सरकार ने जिन जिन अधिकारों को दे रखा है, तो वही बात करेंगे हम पाकिस्तान में तो हो सकता है कि वहाँ की सरकार ने उनको वो अधिकार नहीं दिए गए। चाइना के अंदर बात करें तो वहाँ पर हो सकता है उन नागरिकों को वैसे अधिकार नहीं मिले। जैसे भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार करने की बात की जाती है। वही बात करें चीन के अंदर या पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा दोनों देशों के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। आपसे पेपर में अगला क्वेश्चन जो है ये दो तरीके से पूछता है। या तो आपसे पूछेगा संविधान में वर्णित ह्यूमन राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो ये लाइन आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिलेगी, या फिर आपसे डायरेक्टली ये लाइन नीचे वाली लिखी हुई बनेगी, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें अनुच्छेद सहित बताना होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आर्टिकल आपको पता है भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन किसमें, भाग 3 में 12 से लेकर अनुच्छेद जो है 35 तक इसके अंतर्गत बताया गया है। और आपको पता है कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18। दूसरे नंबर पे आपसे भी कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22। तो इसके बाद में शोषण के विरुद्ध आ जाता है 23 से लेकर 24। फिर 25 से लेकर आपका 28 तक आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके बाद में आपका आ जाता है 29 से लेकर 30 तक ये आ जाता है आपका अल्पसंख्यक के शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और अनुच्छेद जो 32 है ये आप लोगों का बेसिकली संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें न्यायालय जो है कुछ रीट जारी करता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर आपको इन सभी अधिकारों के बारे में बताना है। समानता का अधिकार क्या है, किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, आप अनुच्छेद वाइज उसको तैयार कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में आपको एक तो शॉर्ट नोट भी करके जाना है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है डायरेक्टली कीजिए, आपको शॉर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस क्वेश्चन को भी मैं कहूँगा कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन करके ही जाना है। आप देखोगे अब मैं आप लोगों के लिए कुछ रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियोस भी बनाऊंगा पेपर की, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड दिख जाएंगे। और इसमें से ही पूरा पेपर आपको एक क्वेश्चन भी 10 में से 10 की गारंटी है। अगर 8 में से आपकी गारंटी है, अगर इसमें से पेपर क्वेश्चन ना आए तो आप बता देना मेरे को, 8 के 8 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसी पूरे के पूरे शीट्स में से आएंगे। आप ध्यान रखना है आप सभी को। NHRC देखो पेपर में कई तरीके से क्वेश्चन बनता है आपसे। NHRC ना बोलकर अधिनियम 1993 आपसे पूछा जा सकता है। आपसे राष्ट्रीय मानव अधिकार पूछा जा सकता है। इसके आपके कार्य और आपकी शक्तियों का वर्णन करना। देखो गाइज मैंने इसके बारे में आप लोगों के लिए डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, आप वहाँ से उसको देखिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आए तो जो चीज़ें आपको ना मिले उसके बारे में मैं आपको बताऊँ, या जहाँ पर डाउट आपका रहेगा वो बताओ। अगर हर क्वेश्चन को यहाँ पर ही एक्सप्लेन किया जाएगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपने आगे क्या पढ़ा और बाद में क्या पढ़ रहे हो ये सब आपको एक जैसे मैच हो जाएंगे। इसीलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, और सेपरेटली आप लोगों के लिए वीडियो अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। नहीं बनी होगी तो वैसे तो प्लेलिस्ट में बनी हुई है। इसके बाद में दलित और आदिवासियों के विशेष संदर्भ में समाज में विलग समूह के मानव अधिकार का महत्व का विवेचना करना है। आपको इसमें बताना है कि भाई आदिवासी के विशेष संदर्भ में और दलितों के संदर्भ में समाज में इनकी क्या महत्व है, इनके पास में क्या अधिकार है। एक यूनिट आपकी ऐसी भी है जिसमें आपसे पूछा जाता है, इनके अधिकारों के बारे में पूछा जाता है। तो जिसने वैश्वीकरण के प्रभाव पड़े थे उनको इनके अधिकार भी पता होते हैं। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दलितों के क्या क्या अधिकार होते हैं वो उसके अंदर आपको क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही आपसे अल्पसंख्यकों के लिए और असंगठित मजदूरों के जो मानव अधिकार है इसमें आपसे पूछे गए। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ भी जाएगा, तो मैं कोशिश कहूँगा आप लोगों को इस क्वेश्चन को अवॉइड करना। क्यों अवॉइड करना? क्योंकि पेपर में उसके बारे में आपके पास में ज़्यादा मटेरियल होगा ही नहीं लिखने के लिए, कम ही मटेरियल होगा, तो आपके लिए वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए उस वाले क्वेश्चन को अवॉइड करना। अगला क्वेश्चन आपको ये पक्का करके जाना है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो आपसे NHRC यानी अधिनियम 1993 पूछा जाएगा, या फिर अधिनियम आपसे भी से 1986 पूछा जाएगा।
उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो आपसे अगर मैं पूछूं उपभोक्ता किसे कहते हैं तो आप कहोगे उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो दुकान से सामान खरीदता है, परंतु ऐसा नहीं होता। उपभोक्ता केवल दुकान से सामान खरीदने वाला नहीं कहलाता। उपभोक्ता वो व्यक्ति कहलाता है जो वस्तु को खरीदे और साथ में उसका उपयोग भी करे। साथ ही साथ में उस वस्तु को जब वो खरीदता है तो उस वस्तु को या तो अभी या फिर उसका बाद में, यानी अभी जैसे उधार ले लिया आपने या फिर आपने कह दिया कि भैया बाद में पैसे ले लेना, तो बाद में या अभी पैसे देता है या बाद में पैसे देने का वादा करता है। लेकिन अगर हम दुकान से वस्तु खरीदते हैं और हम उसका यूज़ नहीं करते और हम उस वस्तु को, जैसे बहुत सारे दुकानदार आपने देखोगे खुदरा व्यापारी जिसे हम बोलते हैं, जो रेडी पटरी पे दुकान लगाते हैं, तो इनके पास ना तो फैक्ट्री है ना ही ये उत्पादक है, लेकिन हम देखते हैं ये भी तब भी कुछ ना कुछ सामान बेचते हैं। तो ये सामान कैसे बेचते हैं? तो ये क्या करते हैं, ये किसी न किसी दुकान से क्या करते हैं, सामान खरीद के लाते हैं और ये उन सामानों को, उन वस्तुओं को दोबारा से रीसेल कर देते हैं। कुछ परसेंट इनको मार्जिन मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये उपभोक्ता नहीं कहलाते। अब इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन पक्का करना है। एक तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार हैं और इसके क्या क्या कर्तव्य हैं। ये क्वेश्चन वो बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे जिन्होंने क्लास 12th में होम साइंस को पढ़ रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की भी वीडियो बनी हुई है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन कौन से उपभोक्ता विवाद निवारण मंच बनाए गए, यानी कौन कौन से ऐसे विवाद निवारण मंच होंगे, तो उन सभी का आपको एक्सप्लेन करना है कि हाँ भाई ये मंच है। 3 उपभोक्ता निवारण मंच है, एक राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण मंच है, एक राज्य स्तर का, एक जिला स्तर का है। इसके अलावा जो इन तीनों के फैसलों से खुश नहीं होता वो सर्वोच्च न्यायालय जाता है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को प्लीज़ 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 पहले आप वो वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार आंदोलन की महत्वपूर्ण चुनौती कौन कौन सी रही है? भारत में बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया है, लेकिन वो आंदोलन जो है मानवाधिकार से संबंधित भी हो सकते हैं। जैसे महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा देशों में लड़ाई करी है। भारत के अंदर भी महिलाओं ने समान अधिकार संहिता के लिए बहुत सारे केसेस हमारे सामने के लिए आते निकल कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल शाहबानो का केस है जिसमें 3 तलाक का मुद्दा था। उसके अलावा अगर हम बात करते तो पर्यावरण की रक्षा के अंदर महिलाओं के द्वारा कई आंदोलन चलाए गए। पर्यावरण स्थानीय क्षेत्रों पर उनका अधिकार होना चाहिए अपनी आजीविका के लिए या और चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जितने भी ये मानव अधिकार आंदोलन है ये चुनौतीपूर्ण क्यों रहे? चुनौतीपूर्ण क्यों रहे? क्योंकि एक तो सरकार इनकी कभी सत्ता में सुनवाई नहीं होती पहले कभी भी इनकी। एक बात आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आप सभी को क्या याद रखनी है कि दूसरे कभी भी अपने आप को संगठित नहीं कर पाते। एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी के लिए। तीसरी बात के बारे में बात करें तो जो महिलाएं हैं या फिर जो भी ऐसे सामाजिक आंदोलन है उसे समाज का हर एक वर्ग जो है उसे सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा जिनकी सत्ता होती है वो केवल अपने हथियारों का प्रयोग, पुलिस प्रशासन का प्रयोग करके ऐसे लोगों को रोक देती है। जैसा आपने कई बार न्यूज़ के अंदर भी देखा होगा, आजकल तो बड़े आंदोलन चल रहे हैं और आपने आंदोलन देखे भी होंगे। इनके सामने कई सारी बाधाएं आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंदर आज़ादी के बाद में मानव अधिकारों को संरक्षण एवं समृद्धि बनाने के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए? तो मानव अधिकारों के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं बता दूं, एक आंदोलन 1972 में हुआ था जिसे दलित पैंथर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें दलितों को समान अधिकार मिल सके इसके लिए होता है। BKU भारतीय किसान यूनियन के द्वारा कई आंदोलन चलाए गए ताकि किसानों के लिए क्या किया जा सके, बहुत सारे सुरक्षा के प्रावधान किए जा सके। इसके अलावा ताड़ी विरोधी आंदोलन हुए हैं, आप सबने सुना होगा। महिलाओं ने पुरुषों के समान वेतन मांग दोनों को इक्वल करने के लिए किए गए थे। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए गए आज़ादी के बाद में, तो आप उनका वर्णन इसके अंदर कर सकते हो। प्रीतसत्ता किसे कहते हैं, ये वीडियो अपलोडेड है, तो यहाँ पर मैं केवल प्रीतसत्ता किसे कहता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। अगर नारीवाद पूछ ले, प्रीतसत्ता पूछ ले, भैया जिसने नहीं पढ़ा वो पेपर में केवल 1 पेज, इतना तो सबको ही पता होता है। प्रीतसत्ता क्या होता है कि भाई ऐसा समाज जिसमें पुरुषों का ही वर्चस्व होता है, पुरुष ही प्रधान होता है, जिसमें पिता, पुत्र और बाद में उसका पुत्र, ये वंशावली चलती है। सारे संसाधनों का अधिकार केवल पुरुषों को मिलता है, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता। ये तो हर बच्चा लिखेगा। लेकिन इसके बाद क्या है, पुरुषों प्रीतसत्ता कैसे हावी करवाई जाती है, समाज में प्रीतसत्ता को बढ़ावा देने वाले क्या क्या कारण है, तो यहाँ पर आप सभी को इन सब चीज़ों को उस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके बाद में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक फेमिनिज्म क्या है, यानी काली नारीवादी से आप क्या समझते हैं। यानी ब्लैक लोगों के लिए जो भी आंदोलन किए गए हैं, यानी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले या फिर गोरों को
जैसे अधिकतर समझा जाता है कालों की तुलना में, तो वैसे उनको एक समान इक्वली राइट मिलना चाहिए। वैसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा उसको मत करना, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को शॉर्ट नोट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों जगह देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोट में आपसे ऐसे लिखा आएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन, आप सिंपली सर्च करेंगे बाई सोल सोल्यूशन तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। मैंने वहाँ पर डिटेल से समझा भी रखा है दोनों के बारे में, 73वें के बारे में भी और 74वें के बारे में भी। राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश के लेवल पर आपको बताना है भारतीय राज्य व्यवस्था में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का वर्णन करें। तो पहली बात तो महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता ना के बराबर है। आप देखोगे अगर आज के ज़माने में जैसे और सभी के लिए जातियों के लिए रिजर्वेशन है, महिलाएं आज हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर हम सुनते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं हो। रीज़न यही है क्योंकि महिलाएं राजनीति में उनकी सहभागिता नहीं है। अगर महिलाएं राजनीति में अपनी सशक्त रूप से सहभागिता निभाएंगी तो महिलाएं जो है वो अक्सर जो पुरुषों से कमतर समझी जाती है, जो कि कतई बिल्कुल भी नहीं है। हर क्षेत्रों में महिलाओं ने अपने आप को प्रूव किया कि वो पुरुषों से अधिक है। जैसे चाहे शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें या और क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अगर हम पुराना इतिहास उठा के देखेंगे तो हमें पूरे इतिहास में ऐसे ऐसे हमें अनेकों उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, तो भाई फिर क्या क्या है महिलाओं के लिए सहभागिता बढ़ाने के लिए? तो 73वां संविधान संशोधन, केवल एक बात जिसमें पंचायती राज व्यवस्था, और 74वां संविधान संशोधन आप सभी को ध्यान रखना है नगर पालिका, इन दोनों में महिलाओं के लिए 33% जो है सीटें रिजर्वेशन की गई है ताकि महिलाएं अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। इसके अलावा विधान परिषद, विधान मंडल, इसके अलावा हम बात करें विधानसभा और साथ ही साथ में जो हमारे सांसद हैं उनमें से किसी भी के लिए भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद, उसके अंदर कहीं पर भी महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन नहीं है। महिलाएं जो है अक्सर कई बार संसद में ये बिल आया कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए और उसके लिए संशोधन लाओ, लेकिन कई बारी संसद में बहुत हंगामे हुए और हमारा देश की आज भी मानसिकता यही होती है कि किसी घर में अगर महिलाएं जो है वो ज़्यादा कमाती है, महिलाओं की चलती है, तो समाज जो है या अन्य जो लोग हैं वो कहते हैं वो तो जोरू का गुलाम है, वो बीवी का गुलाम है, या फिर ऐसा है। तो ऐसा नहीं है। महिलाएं अगर बेहतर है तो है, अगर पुरुष बेहतर है तो है, जो भी बेहतर अपनी जगह अपनी भूमिका को निभाता है तो उसकी राजनीतिक सहभागिता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में इनका भी कंट्रोल, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो हाफ सेक्स रेशियो जो है वुमेन्स है, लेकिन वुमेन को वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती। महिलाएं जो है वो अपनी स्थिति को सुधार पाती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भाई भारतीय संविधान में वर्णित महिलाओं के लिए अधिकारों तथा कानूनी प्रावधानों का वर्णन करना है। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए कौन कौन से अधिकार बनाए गए हैं? पहली बात तो आप सभी के लिए आपको इस वाले यूनिट के अंदर आपको ये बताना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका सेकंड लास्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए है। देखो 1 घंटे से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें अगर आप लोगों के लिए छूट जाएगी या रह जाएगी क्योंकि गला भी दर्द होने लगता है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि अलग से वीडियोज़ के अंदर भी मैं बना दूँ। वैसे आप लोगों को पूरा मैं सहयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सी वाली यूनिट में एक सेकंड आपको पॉइंट्स कहाँ कहाँ से लिखने हैं। देखो आपकी सोल की बुकें नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो और आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। हमें तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन कहाँ है इंपॉर्टेंट ये भी बताया जा रहा है और इसके आंसर कहाँ है आपको ये भी बताया जा रहा है, तो आपको क्यों परेशान होना। जैसे ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि भाई भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार, तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो मौलिक अधिकार में महिलाओं को समान अधिकार बनाने की बात करते हैं। जैसे ये अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर जो है हमारा 14 है। आर्टिकल 14 के अंदर ये कहा गया है कि जो महिलाएं हैं उन्हें पुरुषों की तुलना में कमतर लिंग के आधार पर नहीं समझा जाएगा, किसी भी प्रकार से उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून के तहत उनको भी न्याय और संरक्षण बराबर ही मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 15 में भी कहा गया है कि लिंग के आधार पर सरकार नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसके बारे में आपको पढ़ना है। आर्टिकल 16 जो है ये इस बात की गारंटी देता है कि भाई किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी वंश के अंदर लिंग इसके आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि भैया महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार है। आप सभी को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में जैसे पुरुष लड़के होते हैं वैसे लड़कियों को भी मुफ्त एजुकेशन दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये बात इसके अंदर बताई गई है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि अगर फॉर एग्जांपल महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है तो आपको पता है सैटरडे को रात को नहीं कर सकते, 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। सूर्यवंशम फिल्म वाला डायलॉग आपको याद कर लेना है इस वाले में। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, महिलाओं से एक तो महिलाओं की तस्करी नहीं की जा सकती, ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में महिलाओं को क्या किया नहीं जा सकता, सार्वजनिक कार्य के लिए उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए,
एक पोस्ट है, अगर महिला उसके लिए एलिजिबल है, उस काम को कर सकती है, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं से भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक अधिकार भी दिए गए हैं, तो महिलाओं के लिए ऐसे अनुच्छेद 42 में भी अधिकार दिए गए हैं, तो भाई यहाँ से आप इसको देखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ कानून भी बने हुए हैं, जैसे स्त्री विवाह संबंधित कुछ कानून बने हुए हैं कि क्या आयु होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एक बार आप इसको देखोगे तो आप कर लोगे कि क्या हो रही है हालत खराब बोलते बोलते। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो इसी के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका इस वाली यूनिट के अंदर ही आप नीचे आओगे ना, आपका ये 2005 वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको अलग से ही करवाया जाएगा। इस वाली यूनिट के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में भारत में जो महिला आंदोलन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। पर्यावरण आंदोलन में, जैसे पर्यावरण आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, इसमें जैसे चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन के बाद में आपको अपिक्को आंदोलन याद रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन याद रखना है, ताड़ी विरोधी आंदोलन याद रखना है, विश्नोई आंदोलन याद रखना है। ये सारे के सारे आंदोलन है जो मैंने आप लोगों को करा भी रखे हैं और प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम आपको पहले ही पढ़ाते हैं। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर दो, कोई पैसे नहीं लगेंगे इस चीज़ के। अगली चीज़ ये है कि भारत में हुए महिलाओं के आंदोलनों का वर्णन करो। देखो जब ये क्वेश्चन ये बात कहता है कि पर्यावरण आंदोलन, तो आपको ध्यान रखना है ओनली पर्यावरण आंदोलन की ही बात करनी है। और जब महिला आंदोलन की बात कर दें तो चाहे वो पर्यावरण वाला हो या पर्यावरण वाला ना हो, आपको दोनों, आप कैसे भी आंदोलन इसके अंदर लिख सकते हो। जैसे कई सारे कृषक आंदोलन में महिलाओं की भूमिका हुई है, तो आप वो आंदोलन भी इसके अंदर लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, क्योंकि उसमें महिलाओं ने भी पूरा पार्टिसिपेशन किया था। इसके अलावा दलित पैंथर्स आंदोलन हो गए, उसमें भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन था, तो ऐसे आंदोलन को आप लिख सकते हो। सतत पोषणीय विकास शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है सतत पोषणीय विकास है होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना, इंग्लिश में हम इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये डेवलपमेंट का एक ऐसा रूप होता है जिसके अंतर्गत मनुष्य जो है क्या करता है कि एक ऐसी विकास की प्रक्रिया जो कि सस्टेनिटी को दर्शाए। सस्टेनिटी का मतलब होता है कि वो लगातार होते रहे, लगातार होता रहे। लगातार होने का मतलब वो लगातार ही बढ़ते रहे। विकास जो है वो हमेशा ही आगे होता रहे, बढ़ता रहे। हमें संसाधनों का कुछ इस प्रकार से उपयोग करना है ताकि आने वाली जो पीढ़ी हमारी वो भी उसका अच्छी तरीके से उपयोग कर सके। अगर सारे संसाधन आज हम उपयोग कर लेंगे तो आने वाले टाइम पे हम विकास नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ में समाज में असंतुलन पैदा हो जाएगा। इस वजह से हमें सतत पोषणीय विकास का खास ख्याल रखना है। इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है। अब कुछ वीडियोस आप जब सर्च करोगे ना तो हो सकता है इग्नू वाले बच्चों का भी लिखा आ जाए, अरे भैया जब सतत पोषणीय विकास सोल के बच्चों के लिए है, इग्नू के लिए बच्चों के लिए है, तो सतत पोषणीय विकास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और वहाँ पर जाकर कुछ बदल थोड़ी जाएगा, सतत पोषणीय विकास सेम रहेगा। तो आप वहाँ पर वो वीडियो का भी आनंद ले सकते हो, आप वहाँ से भी उसको पूरा देख सकते हो। सतत पोषणीय विकास, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है मैंने इग्नू वाले बच्चों को पढ़ाया है, मास्टर्स वालों के लिए, एमए वालों के लिए। आप तो फिर भी बीए वाले हो तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है वो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को संरक्षण में दिए गए कौन कौन से कार्य किए गए, या फिर आपसे ये क्वेश्चन ना पूछकर आपसे ऐसे पूछा जाएगा यूएनओ द्वारा, यूएनओ ना इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इस्तेमाल किया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या भूमिका है। अब देखो पेपर के ही क्वेश्चन है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसे बोलते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। ये स्टॉकहोम से लेकर बाली, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ और बाली सम्मेलन के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है जो कि 2005 के समथिंग में हुआ है, लगभग 2005 या 3 के समथिंग, 3 में हुआ है कि 5 में हुआ है, 2010 भी हो सकता है, एक बार देख लेना, डेट याद नहीं है मुझको। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करके ही जाना है। जनरल क्वेश्चन है, प्रदूषण से क्या समझते हैं, प्रदूषण को ये नया कॉन्सेप्ट जुड़ा है आप लोगों के लिए, तो आप ये इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसके परिणामों की चर्चा कीजिए। तो ग्लोबल वार्मिंग मैंने बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है, अलग से भी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो विश्व का जो ताप है उसका बढ़ना ही वैश्विक ताप तथा, यहाँ पर मेरे को तथा लिख के यहाँ पर लिखना था वैश्विक ताप। कई बच्चे हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता, इंग्लिश तो आती है लेकिन हिंदी नहीं आती। हिंदी ना आने का मतलब ये है कि उन्हें हिंदी में नहीं पता, ऐसा नहीं कि उनको हिंदी नहीं आती। ग्लोबल वार्मिंग इंग्लिश का वर्ड है और जो वैश्विक ताप है वो हिंदी का वर्ड है, या फिर आपका भूतापन भी लिखा सकता है। देखो क्वेश्चन हिंदी में कैसे घुमाया जाता है, लेकिन इंग्लिश में चिंता नहीं करनी, ग्लोबल वार्मिंग ही लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा। तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी प्लीज़ हिंदी वाले बच्चे पढ़ लेना एक बार, ताकि आपको भूतापन, भूमंडलीय तापन या फिर आप सभी का वैश्विक तापन
ऐसे लिखा है तो आपको समझ जाना है ये क्यों हो रहा है। सीएफसी गैसों के कारण हो रहा है। इससे क्या हो रही है, जमीन की उर्वरा क्षमता खत्म हो रही है, मनुष्य को स्किन डिजीज होती जा रही है। इसके अलावा मौसम चक्र बिगड़ता जा रहा है, ओजोन लेयर जो हमारी वो उसमें छिद्र होता जा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी एक्सप्लेन कर रखा है, और चिपको बचाओ आंदोलन ये भी एक्सप्लेन कर रखा है। आप डायरेक्टली सर्च करेंगे बाई सोल सॉल्यूशन, लास्ट में लिखना है आपको, ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो पसंद आई तो, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उस लिंक के थ्रू इस वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।